दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज की खबर सबसे पहले हेडलाइन से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि सरिया के दाम के बाद अब ईंट के दाम में भी होगी बढ़ोतरी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवादित बयान, कहा सब मुसलमान देश विरोधी। सीजन में पहली बार 32 डिग्री पार हुआ तापमान। बिहार में पुरानी पेंशन योजना होगी लागू, विपक्ष ने की मांग। बिहार में कब्रिस्तान की तर्ज पर शमशान की भी होगी घेराबंदी। ड्रोन हेलीकॉप्टर के बाद अब मोटर बोट से शराब के ठिकानों की जाएगी तलाशी। सरकार ने निकाला टेंडर, फुल बॉडी स्कैनर से होगी शराब ट्रकों की तलाशी। अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बिहार में सरिया के बाद अब ईंट के दामों में भी वृद्धि होने लगी है। 13 मार्च के बाद लोगों को ईंट अब नए रेट के अनुसार मिलेगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार कोयले के दरों में हो रही बढ़ोतरी के कारण अब 1000 रुपये प्रति 1000 ईंट के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। इससे घर मकान बनाना महंगा हो जाएगा। ईंट बनाने वाले कारोबारियों का कहना है कि कोयले के रेट में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे ईंट पकाने का खर्चा बढ़ता जा रहा है। वहीं बारिश से बड़ी संख्या में कच्ची ईंट बर्बाद हुई है, जिसके कारण हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे माल की सप्लाई कम होने से सरिया के रेट में भी पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अब ईंट के दामों में भी वृद्धि होने वाली है। सरिया और ईंट महंगी होने से भवन निर्माण का काम 25 से 30% तक महंगी हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कब्रिस्तान की तर्ज पर यानी कि कब्रिस्तान की तरह शमशान की भी घेराबंदी होगी। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। बहुत जल्द नीतीश सरकार इस पर फैसला ले सकती है। खबर के अनुसार बुधवार को शमीम अहमद के सवाल पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय लेगी और राज्य के सभी शमशान घाटों की घेराबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विधायक अपने ऐच्छिक कोष से सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत शमशान की घेराबंदी करा सकेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है, जिस पर सरकार के मंत्री ने कहा है कि नदी किनारे शमशान घाट का निर्माण सरकार करा रही है। आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग शव को खुले में जलाते हैं। वहीं कई इलाकों में गांव के लोग अपनी जमीन पर ही परिजनों का दाह संस्कार करते हैं। सरकार इन सभी शमशानों को घेराबंदी करने पर विचार कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद बिहार में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। कई पार्टियां सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रही है। खबर के अनुसार बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मांग उठाया है। राजद के कई विधायकों ने सरकार से इस संदर्भ में प्रश्न किए हैं, जिस पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है और बिहार में नई पेंशन योजना लागू रहेगी। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास ऐसी कोई भी योजना नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। वहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। अब बिहार कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए मतदान खत्म हो चुका है। जब नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्स CNX का एग्जिट पोल आया है, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, जहां वह सरकार बनाती दिख रही है। दूसरे नंबर पर एसपी पार्टी है यानी कि समाजवादी पार्टी, जहां उसे 146 से 160 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 4 से 6 और बीएसपी को 14 से 24 सीट मिल सकती है। साल 2012 के नतीजों की बात करें तो फिर एसपी को 224, बीएसपी को 80, बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 28 सीट मिली थी। वहीं 2017 में बीजेपी को 312, एसपी को 47, बीएसपी को 19 और कांग्रेस को 7 सीट मिली थी। यूपी में सरकार बनाने के लिए 202 सीट चाहिए। जब न्यूज एक्स CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी ने सरकार बनाने के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीटों की संख्या में इजाफा किया है, लेकिन सरकार बनाने से चूक रही है। साल 2022 के यूपी चुनाव के एग्जिट पोल में एसपी ने साल 2012 जैसा प्रदर्शन तो नहीं किया है, लेकिन 2017 से ज्यादा सीट जीत रही है। साल 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 और 2017 में 47 सीट मिली थी। जहां एग्जिट पोल में बीजेपी की सीट कम हुई है, लेकिन वापस की।
दोस्तों बात करते हैं कि कम आर्द्रता और कमजोर पछुआ हवा ने दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिन का पारा इस सीजन में पहली बार 32 डिग्री सेल्सियस को पार किया तो दिन की गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना लिया। जब भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों के माने तो अब दिन से ज्यादा रात के तापमान में वृद्धि होगी। जब मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि अब भी भागलपुर में सतह से 1 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इससे अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। इस दौरान दिन का पारा 33.0 तो रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के पार होने की संभावना है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान जहां दिन का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया तो वहीं 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ रात में हल्की सिरहन बरकरार रही। मंगलवार को सामान्य तापमान के बराबर ही अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि इस सीजन का सबसे अधिक अधिकतम तापमान साबित हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जहां माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने से लेकर के फाइटर जेट की उड़ान तक तथा बॉलीवुड फिल्मों से लेकर के गीत तक बिहार की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिहार की श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए स्वर्ण जीता तो भावना कंठ गणतंत्र दिवस के परेड में वायुसेना की झांकी में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट बनी। वायुसेना अधिकारी निरुपमा पांडे बिहार की पहली एवरेस्ट विजेता बनी। जब बॉलीवुड की बात करें तो फिर दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा बिहार से ही है। जब बिहार की शारदा सिन्हा की लोक गायिका के दीवाने सरहदों के पार भी कम नहीं है। देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी बिहार से ही हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। जहां इसके पहले भी वे कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। जब मंगलवार को उन्होंने कहा है कि देश के सभी अल्पसंख्यक राष्ट्र विरोधी एवं तालिबानी सोच के हैं, यानी कि देश के सभी मुसलमान राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों को वंदे मातरम से दिक्कत है, भारत का संविधान को नहीं मानते हैं। जहां हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को हम लोग उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश में तनाव पैदा करके माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ केंद्र सरकार उचित कार्रवाई करेगी। मोदी सरकार की सोच साथ सबका विकास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में कोई देश विरोधी काम करेगा तो फिर उसका समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने सोमवार को बिहार विधानसभा में जो कहा था कि अल्पसंख्यक राष्ट्र विरोधी है, मैं उनके बयान से सहमत हूं, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बिहार में एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किए जाने पर उन्होंने बयान दिया था कि देश में सभी मुस्लिमों की वोटिंग राइट छीन लेनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आजकल डिजिटल पेमेंट करने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप के जरिए किया जाता है, जिसमें आपको इंटरनेट और स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आप स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना भी पेमेंट कर सकते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर ने घोषणा की है कि फीचर फोन यूजर्स के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लेकर आया है। इस यूपीआई 123 पे सुविधा के माध्यम से फीचर फोन यूजर्स स्मार्टफोन यूजर्स की तरह ही डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। इस सुविधा से यूजर्स काफी छोटी राशि का भुगतान भी आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जब पटना से वाल्मीकि सिंह को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो ही नालंदा से रीना देवी प्रत्याशी बनाई गई है। जब वहीं गया, जहानाबाद, अरवल से मनोरमा देवी और नवादा से सलमान रागिब को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया है। भोजपुर बक्सर से राधाचरण शाह और मधुबनी से विनोद कुमार सिंह को एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से दिनेश कुमार सिंह, सीतामढ़ी शिवहर से रेखा कुमारी, मुंगेर जमुई लखीसराय से संजय प्रसाद, भागलपुर बांका से विजय कुमार सिंह को जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र जारी है। इस बीच सदन में गहमागहमी भी देखने को मिल रहा है। इस बीच सोमवार को सदन के दौरान बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर अल्पसंख्यकों पर विवादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर के विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया। जब सदन से बाहर निकलने के बाद कम्युनिस्ट नेता महबूब आलम सहित विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सदन में भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्र विरोधी जैसे शब्द का
प्रयोग किया है। जब तक वे सदन से माफी नहीं मांगते हैं तब तक इसका विरोध होता रहेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूब आलम ने भाजपा और भाजपा विधायक पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि भाजपा विधायक का बयान असंसदीय है, इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम है। उन्होंने कहा है कि भाजपा विधायक को सदन में माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो फिर बिहार की जनता कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगी। आपको बता दो कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष में जमकर वाद विवाद हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो रोजाना भारी संख्या में अपलोड किए जाते हैं। ज्यादातर वीडियो लोगों को मनोरंजन के लिए पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है वह काफी गंभीर विषयों को उठाता दिख रहा है। वायरल हो रहे ये वीडियो एक दूल्हे से जुड़ा हुआ है जो दहेज न मिलने के कारण स्टेज पर ही नाराज हो जाते हैं और शादी को तोड़ने की धमकी देता है। जब दूल्हे की इन सारी बातों को बगल में बैठी दुल्हन भारी मन से सुनती और फिर देखती रहती है। जब गौर करने वाली बात यह है कि दूल्हा एक शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखता है, वह खुद सरकारी नौकरी में है और उसके पिता भी टीचर है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए हैं। यहाँ दूल्हा काफी नाराज चल रहा है। कारण पूछने पर वे बता रहे हैं कि शादी से पहले जो वादा लड़की की तरफ से किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है। दूल्हा कहता हुआ दिख रहा है कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो फिर बारात लेकर वापस लौट जाएगा। जहाँ दूल्हा ये भी कहता दिख रहा है कि दहेज लेना कहाँ से गलत है। जिसको मिल जाता है उसका पता नहीं चलता और जिसको नहीं मिलता है उसके बारे में सबको पता चल जाता। जब दुल्हन इस दौरान काफी हैरानी से दूल्हे को देखते हुए नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नए वित्तीय वर्ष में बिहार में 3000 नए पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए विधायक समेत अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिख करके जमीन सूचीबद्ध कराने के लिए कहा गया है। जब वर्तमान में बिहार में 3200 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो रहे हैं। सभी भवन में एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायकों की तैनाती की जाएगी। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बार पंचायती राज चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2.5% से बढ़कर 58% पहुंच गया है। इस बार इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ, साथ ही बायोमेट्रिक की व्यवस्था होने की वजह से बोगस वोटिंग बंद हो गई। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी 8367 पंचायतों में 14 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से यह पता चलेगा कि किस पंचायत में कितने घंटे बल्ब जली है। शहरों जैसी सुविधाएं पंचायतों में मुहैया कराने के लिए सीसीटीवी कैमरा, मुक्तिधाम और कब्रिस्तान घेराबंदी समेत अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। जहां 68,372 पंचायतों के वार्ड में नल के माध्यम से जल पहुंचा दिया गया है। इसमें 48,000 वार्ड में एक खास किस्म की उपकरण की मदद रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी जा रही है। उन्होंने कहा है कि गांव की गलियों का पक्कीकरण करने के लिए अब तक 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कुछ लोगों की निजी जमीन के कारण गली के कार्य में दिक्कतें आ रही है, इन्हें भी दूर करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी पंचायतों में वोटर लिस्ट के हिसाब से सर्वे कराने का काम शुरू किया जा रहा है। जब प्रत्येक वोटर से उनके घर जाकर के पूछा जाएगा कि उन्हें गली, नाली और नल जल की सुविधा मिली है या नहीं। इस आधार पर देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग सुविधा से वंचित हैं और इसमें क्या समस्या आ रही है, फिर इन्हें इसे मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से अगर किसी ट्रेंड की तूती बोल रही है तो वह है अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा के शानदार डायलॉग्स और उनके जबरदस्त गानों के हुक स्टेप्स। क्या आम क्या खास, हर कोई इस फिल्म के डायलॉग और गाने के हुक स्टेप्स पर रील्स बना करके इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहा है। इस बीच एक नवजात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देख करके आपको पुष्पा फिल्म का फेमस डायलॉग में झुकेगा नहीं याद आ जाएगा। दरअसल जन्म के बाद ये बच्चा कैमरे पर कुछ ऐसा करता हुआ कैद हुआ है जो अल्लू अर्जुन की सिग्नेचर स्टाइल से हूबहू मैच करता है। जहां अब सोशल मीडिया की पब्लिक नवजात का ये स्वैग देख करके उसकी फैन हो गई है। आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं। जब वायरल हुई कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक नवजात कपड़ों में लिपटा हुआ है, जहां अगले ही पल वह कुछ ऐसा करता है जो आपको पुष्पा फिल्म की याद दिला देगा। जब वीडियो में आप नवजात को अल्लू अर्जुन का हाथ वाला सिग्नेचर स्टेप करते हुए देख सकते हैं। क्लिप के बैकग्राउंड में आप पुष्पा का पॉपुलर डायलॉग में झुकेगा नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। इस बात का ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने बताया है कि हमने यह तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। दरअसल कई दिनों से देश में मेडिकल की शिक्षा में लगने वाली फीस को कम करने की मांग चल रही थी। कुछ ही दिनों पहले ऐसा अंदाजा भी लगाया गया था कि फीस में कटौती का
कदम जल्द ही उठाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी कुरुक्षेत्र शांत हो गया है। जब फिजा में भले ही गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हो, पर चुनावी गहमागहमी और गर्मी अब शांत हो रही है। जब जनता ने फैसला सुना दिया है, अब सबकी नजरें आने वाले जनादेश पर है। जन नजरें उस अमृत पर है जिसकी हर तरीके से पूरे प्रदेश को मथा गया है। नेताओं के द्वारा ऐसे ऐसे बोल गए, ऐसे ऐसे तराने आए जिसने बड़े बड़े को बेचैन कर दिया। जब कुल मिलाकर कहे तो फिर इस बार का चुनाव जुबानी जंग के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। किसान, रोजगार, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे से तो शुरू हुआ चुनाव, तीखे बयानों की बेहद कटीले राहों से गुजरा। जो जो चुनावी रथ आगे बढ़ता गया, हमले तीखे और तीखे होते गए। जब पर बड़ा सवाल यह है कि इन सब का मतदाताओं पर कितना असर हुआ। इस सवाल का मुकम्मल जवाब तो फिर आपको कल 10 मार्च को ही मिलेगा। बहरहाल हम याद दिला रहे हैं उन तीखे बोलों की, उन हुंकारों की जिसने असर का परीक्षण भी जनादेश निरीक्षण के रूप में किया। यानी परिणाम सत्ता किसके हाथ में होगी सिर्फ यही नहीं तय करेगा, बल्कि उन बोलों को भी आईना दिखाएगा। जब 10 फरवरी को यूपी चुनाव के पहले चरण का आगाज हुआ था, दूसरा चरण 14 फरवरी को हुआ था। चूंकि चुनाव का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ तो फिर वहां के मुद्दे भी मुख्यतः किसानों से जुड़े थे। जब किसान आंदोलन की तगड़ी गूंज थी, जब रोजगार का मुद्दा भी उठा, पर सीधी टक्कर किसान आंदोलन बनाम कानून व्यवस्था में रही। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने किसानों के मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश की, जबकि भाजपा ने कानून व्यवस्था से हुंकार भरी। महंगाई के मुद्दे भी उछले, पर तीखे बयानों की बारिश में उसकी तपिश उतना असर नहीं छोड़ पाई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अवैध रूप से शराब की खेप भेजने वाले एक बड़े सिंडिकेट के सदस्य निशांत सिंह की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। जब पूछताछ में निशांत सिंह ने जो खुलासे किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। जब ये सिंडिकेट हर महीने 50 ट्रक से भी अधिक शराब की खेप बिहार भेजता था। जब गिरफ्तार निशांत सिंह का सिंडिकेट पिछले 2 साल से एक्टिव है और बिहार में अवैध रूप से शराब भेजने का काम करता है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ था जब छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को पकड़ा था। जब निशांत सिंह का नाम सामने आने के बाद मद्य निषेध विभाग की एसआईटी टीम ने पूरे मामले की गहन जांच की और एक टीम को बिहार से पंजाब भेजा गया, जहां पुलिस की मदद से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की टीम ने छापेमारी करके पटियाला जिले से निशांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां कल यानी कि 6वें दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। जब कई मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस हुई तो फिर कई मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आई। इसी बीच एक अजब मामला भी सदन में उठा। यह मामला था बिहार से पुलिस थाने के लापता होने का। दरअसल बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने बिहार के 99 लापता थानों की जाँच कराने का मुद्दा सदन के पटल पर रखा था, जिसका उन्हें ऑनलाइन जवाब आया। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि मेरा सवाल आज भले ही नहीं आया है, लेकिन इसका ऑनलाइन जवाब आया है, जिसमें सरकार ने लापता थाना की जांच करने की बात मानी है। जहां अगर सरकार जल्द उस थानों को नहीं खोजेगी तो फिर सदन में सवाल उठाएंगे। बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल ने गृह विभाग से सवाल पूछा था कि बिहार के 62 थाना और 27 ओपी का नोटिफिकेशन पुलिस मुख्यालय को नहीं मिल रहा है, जहां वही थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली कंपनी TASL को भी एक थाना ओपी नहीं मिल रहा है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने गृह विभाग से पूछा है कि बिहार के 99 थाना ओपी लापता हो गए हैं, इसे खोजने में पुलिस मुख्यालय असफल है। जहां राजधानी पटना के भी कई थाना ओपी लापता हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी में मतदान के आखिरी दिन 12 अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी की हैं। जब 11 सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने जा रही है। इन सभी सर्वे में भाजपा को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जैसे ही ये सर्वे आने शुरू हुए तो समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी छा गई। टीवी चैनलों पर लाइव डिबेट में बैठे सपा नेता इन एग्जिट पोल को झूठा बताने लगे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब समाजवादी पार्टी की उम्मीदें भी जाग उठी। इंडिया टीवी, CNX समेत 11 न्यूज चैनलों और फिर एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि यूपी में भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं देश बंधु के सर्वे में दावा किया गया है कि इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सर्वे में भाजपा को 134 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जहां समाजवादी पार्टी के खाते में 228 से 244 सीटें दी गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 से 24 और कांग्रेस को 1 से 9 सीटें मिल सकती है। जब तक सर्वे रिपोर्ट में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था, तब तक समाजवादी पार्टी के नेता
एग्जिट पोल को झूठा साबित करने में जुटे हुए थे। जैसे ही देश बंधु ने एग्जिट पोल जारी किया तो सपाइयों ने सुर बदल दिए। जो समाजवादी पार्टी के नेता ट्विटर और फिर फेसबुक पर एग्जिट पोल के खिलाफ बोल रहे थे, वही लोग देश बंधु की सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करने लगे। एग्जिट पोल आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं, जहां सभी ने हैशटैग अखिलेश यादव, हैशटैग 10 मार्च अखिलेश आ रहे हैं का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जहां कल के दिन महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम तरह की दुआई दी जाती है। लेकिन बिहार के सारण जिले के 7 बहनों की कहानी महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन और नायाब उदाहरण है। जब सच पूछा जाए तो फिर एक माँ गाँव की वर्दी वाली ये 7 बहनें महिला सशक्तिकरण को सही मायने में साकार कर रही है। दरअसल एक माँ गाँव के रहने वाले राजकुमार सिंह पेशे से आटा चक्की चलाने वाले मामूली कारोबारी थे। घर की माली हालात बहुत अच्छी नहीं थी। जब बहुत सामान्य से दिखने वाले राजकुमार सिंह के घर में एक एक करके 7 बेटियों ने जन्म लिया और फिर हुआ एक बेटा, यानी कि 7 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। जब 7 बेटियों वाले पिता राजकुमार सिंह पर घर परिवार का दबाव बना रहा कि जल्द से जल्द बेटियों की शादी करा दो, लेकिन ना तो बेटियां झुकी और ना ही उसके पिता झुके। बेटियों के बुलंद हौसले ने उन्हें सफलता के शिखर की ओर पहुंचाने में बहुत मदद की। जब देखते ही देखते 7 बहनों ने बारी बारी से किसी न किसी फोर्स को ज्वाइन करते हुए वर्दी धारण कर लिया। इन सभी ने राज्य पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बल में समाज और देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर के अपना योगदान दिया है। सच तो यह है कि सामान्य परिवार की इन बच्चियों ने अपनी जिद और जुनून के बल पर यह मुकाम हासिल की है। सबसे बड़ी बहन रानी और उनसे छोटी रही रेनू ने पुलिस बल में आने के लिए गांव में ही शारीरिक अभ्यास शुरू किया। कई तरह के ताने सुनने को मिले, लेकिन उनको तवज्जो न देते हुए ये बच्चियां आगे बढ़ती चली गई। साल 2006 में रेनू का एसएसबी में कांस्टेबल पद पर अंतिम रूप से चयन हो गया। इससे बाकी की बहनों का भी हौसला बढ़ा। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2009 में बड़ी बहन ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर एग्जाम क्लियर कर लिया। देखते ही देखते बाकी बचे 5 बहनें भी विभिन्न यानी कि अलग अलग बलों में शामिल कर ली गई। हकीकत भी यही है कि ये सभी बहनें एक दूसरे के शिक्षक और ट्रेनर बनी। जब सभी ने गांव के स्कूलों में शिक्षा लेने और फिर सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस की बदौलत नौकरियां हासिल की है। ये बेटियां अपने पिता राजकुमार सिंह और 8वीं पास मां शारदा देवी के लिए अभिमान और गौरव की प्रतीक बन चुकी है। इन 7 बहनों से प्रेरित होकर के एक माह प्रखंड के दर्जनों गांवों में लड़कियां पुलिस सेवा के लिए चुन ली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनाव परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें अधिकतर एजेंसियां पंजाब को छोड़कर बाकी बचे 4 राज्यों में भाजपा की सत्ता वापसी दिखा रही है। विशेष करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के बारे में एग्जिट पोल में भाजपा की जीत को लेकर तो कोई संयम ही नहीं है। यूपी में तो कई एजेंसियां भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की लहर बता रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि क्या इन चुनाव परिणामों का असर बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन राज्यों की चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिहार की राजनीति में भी काफी कुछ हलचल हुई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ने के साथ ही विधान परिषद चुनाव में राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह एनडीए की अंदरूनी राजनीति भी गर्म है। दरअसल बिहार में भाजपा के साथ सरकार का नेतृत्व कर रहा जेडीयू यूपी में खुद भी 26 सीटों पर मैदान में है। इसके साथ ही भाजपा के सहयोग से बिहार में मंत्री मुकेश सहनी भी यूपी में 55 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक चर्चा हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश में तीसरा मोर्चा में लाने की कवायद की जा रही है और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के चल रही चर्चा में सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रपति पद को लेकर के चर्चा को जब नीतीश कुमार ने नकारा भी तो उनका अंदाज यही बता रहा है कि अगर उनके एंगल से कुछ सकारात्मक हुआ, यानी कि भाजपा को कम से कम यूपी चुनाव में हार मिली, तो वे इस चर्चा को आगे बढ़ा भी सकते हैं। दरअसल ये चर्चा बीते विधानसभा उपचुनाव से ही शुरू हो गई थी, जब सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में ये कह दिया था कि उनका ये आखिरी चुनावी सभा है। इसके बाद तो प्रधानमंत्री पद से लेकर के राष्ट्रपति पद तक के लिए नीतीश कुमार का नाम बार बार सामने आने लगा। दोस्तों बात करते हैं कि एक लड़की 8 घंटे में लड़का बन गई।
कैसे, हम आपको अभी बता रहे हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले के मरोड़ा अनुमंडल के बहुआरापट्टी गांव के ठाकुरबाड़ी टोला निवासी लड़की गुड़िया कुमारी ने मेडिकल साइंस की मदद से अपना लिंग परिवर्तन कर लिया। जहां गुड़िया के रुद्राक्ष बनने के बाद उन्होंने बताया है कि लड़की के तौर पर जन्म लेने के बाद जब से होश संभाला तब से उसकी मित्रता लड़कियों से अधिक लड़कों से थी। लड़कियों से मित्रता करने की जगह लड़कों से मित्रता करने में सहज महसूस करती थी। जहां अब सर्जरी करवा कर वह एक लड़का बन गई है लड़की से। वहीं गुड़िया लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनना पसंद करती थी। मोटरसाइकिल एवं साइकिल लड़कों की तरह चलाती थी। जहां उसने दिल्ली में बीते 27 दिसंबर 2021 को लिंग परिवर्तन करवाने के लिए सर्जरी करवाई। जहां इस सर्जरी में 8 घंटे का वक्त लगा। उसने बताया है कि प्रत्येक महीने हार्मोन्स का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जो लगभग 2 सालों तक लगाया जाएगा। उसके बाद वह पूरी तरीके से लड़का बन जाएगी। वहीं लड़की से लड़का बनने का सफर सरल नहीं था। अपनी इच्छा को अपने परिवार वालों की मंजूरी मिलने में गुड़िया को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। जहां उसने कहा है कि पहले तो माता पिता ने मना कर दिया मगर बाद में बेटी की इच्छा के आगे मंजूरी देते हुए पूरी मदद की। जब गुड़िया के तौर पर ही उसने अपनी बचपन की पढ़ाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिसवा में की है। दोस्तों बात करते हैं कि सड़क पर गाड़ी लेकर चलते समय यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपका चालान कट सकता है। हालांकि कई बार लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि वे यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि वे सभी यातायात नियमों के बारे में नहीं जानते हैं या जानते ही नहीं। इसीलिए आज हम आपको ऐसे कई एक यातायात नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। ये नियम इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने को लेकर है। दरअसल किसी भी मोटर वाहन चालक के लिए ये अनिवार्य है कि वे इमरजेंसी व्हीकल्स को आगे निकलने के लिए रास्ता दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उसका चालान कट सकता है और उसे मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो अगर आप पहले कभी गलती से भी इस नियम का उल्लंघन कर चुके हैं तो फिर अब ध्यान रखें और फिर इसका उल्लंघन ना करें। जहां ऐसा करते हुए पकड़े गए तो फिर जुर्माना लगेगा। मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता न देने पर भी आपका चालान कट सकता है। दरअसल इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर मोटर चालकों का 10,000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में CHO के 4,000 पदों पर भर्ती निकाली है। जी हां, इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। खबर के अनुसार बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की तिथि को 20 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च तक थी। अब आप 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पैरामेडिकल के छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर के बिहार विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने प्रतिबंधित इलाकों में मानव श्रृंखला बनाया और बिहार विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों की माने तो इनकी कई मांगे हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि इनके लिए जो नियमावली बनी है वे सही नहीं है और उस नियमावली को तत्काल बदला जाए। दोस्तों बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है जिसमें अब तक हजारों जानें जा चुकी है। हालांकि युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। जहां हर रोज सैकड़ों भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जा रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोग यूक्रेन छोड़ने को तैयार ही नहीं है और इसकी वजह है उनके पालतू जानवर। दरअसल लोग अपने पालतू जानवरों को यूक्रेन में ही छोड़कर भारत वापस जाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। जहां गिरी कुमार पाटिल भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। वो यूक्रेन के डोनबास में रहते हैं और वहीं पर उन्होंने पैंथर और जगुआर पाल रखा है। जहां उनके बिना वह यूक्रेन छोड़ने को राजी नहीं हुई है। जहां वह इन जानवरों को भी अपने साथ भारत लेकर जाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरी कुमार पाटिल को जानवर से बहुत प्रेम है और खास करके जगुआर से। जहां उनके इसी प्रेम की वजह से उन्हें डोनबास में जगुआर कुमार के नाम से भी लोग पुकारते हैं। जहां NI के मुताबिक गिरीश कुमार पाटिल कहते हैं कि अपने पालतू जानवरों को भी अपने साथ भारत ले जाने की संबंध में उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क किया था लेकिन वहां से उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया है कि वे जहां रहते हैं पूरा इलाका रूसी सैनिकों से घिरा हुआ है लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता हूं। जहां अखिल राधा कृष्ण भी गिरी कुमार पाटिल की तरह ही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 9 लाख किसानों को अपनी एक गलती के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। अच्छा, इसकी जानकारी खुद बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दी है। उन्होंने किसानों को इस नुकसान से बचने का तरीका भी बताया है। जब विधान परिषद में रामचंद्र पूर्वे के अल्प सूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को अद्यतन रसीद दिखानी होती है। इस बार 9 लाख किसानों के आवेदन सिर्फ इसीलिए रद्द हुए हैं क्योंकि उन्होंने पुरानी रसीद दिखाई है, जबकि लाभ सिर्फ अद्यतन 3 वर्षों की रसीद देने को ही मिलता है। नवादा मंडल कारा के अधीक्षक अभिषेक पांडे को निलंबित कर दिया गया है। जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी गुड्डू सिंह की मौत के मामले में जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जब कार्य विभाग ने इस मामले में हाई लेवल जांच कराई थी और लापरवाही पाए जाने के बाद जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बीते 6 सितंबर को जेल में बंद विचाराधीन कैदी गुड्डू सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जेल प्रशासन ने इस मामले में कहा था कि गुड्डू सिंह की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन कैदी के शरीर पर जख्म के गहरे निशान थे जो उसकी हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि किसी भी कीमत में शराबबंदी पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी को मजबूती से लागू कराने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो फिर प्लेन भी उड़ाए जाएंगे, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जब प्लेन तो नहीं, लेकिन शराबबंदी पर नकेल कसने के लिए सरकार मोटर बोट जरूर पानी में उतारने जा रही है। हाल के दिनों में नदियों के किनारे दियारा क्षेत्र में शराब बनाने और इसे स्टोर करने के मामले सामने आने के बाद मद्य निषेध विभाग ने शराब के धंधे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए नदियों या फिर उसके पास वाले इलाकों में गश्ती करने की योजना बनाई है। जब मद्य निषेध विभाग ने शराब के धंधे पर निगरानी के लिए 3 साल के लिए नदियों में मोटर बोट उतारने की बात कही है। बिहार में अभी शराब तस्करों पर ड्रोन भी नजर रख रही है। ड्रोन की नज़र में आने वाले शराब के धंधे वाले जगहों पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर मोटर बोट का उपयोग करने की योजना बनाई गई है। हालांकि गंगा नदी से लगे इलाकों में मोटर बोट का उपयोग भी किया जा रहा है, जहां आगे ऐसे दूसरी नदियों में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। जहाँ खास करके ड्रोन की नज़र में आने वाले शराब के धंधे वाले केंद्रों तक तुरंत पहुँचने में इसका उपयोग होगा, जहाँ इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के पहले आए एग्जिट पोल ने भाजपा को उत्साहित कर दिया है। जब बात बिहार की करें तो फिर बिहार में बीजेपी नेताओं के उत्साह में तब और बढ़ोतरी हो गई जब उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। इसी बीच भाजपा विधायक और फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम बताता है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राज्यों में योगी जी का कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा तो चला ही है, जहां योगी मॉडल ने भी जनता पर खूब जादू किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि अब समय आ गया है कि जब बिहार में भी विकास और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए योगी मॉडल अपनाया जाए। अगर योगी मॉडल बिहार में अपनाया गया तो फिर न सिर्फ विकास की रफ्तार तेज होगी, बल्कि बिहार में योगी मॉडल की तरह अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर चलाए गए बुलडोजर का खौफ अपराधियों के मनोबल को तोड़ देगा। दरअसल हरिभूषण ठाकुर बचौल सिर्फ अकेले भाजपा विधायक नहीं है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री हो या फिर विधायक सभी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे हैं, लेकिन परिणाम आने तक सवाल पूछने पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। भाजपा विधायक के बिहार में योगी मॉडल की बात पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि कौन क्या बोलता है ये मतलब नहीं रखता है। नीतीश मॉडल की चर्चा और प्रशंसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक कह चुके हैं। नीतीश मॉडल में विकास के कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसको कई राज्यों के साथ साथ केंद्र की सरकार ने भी अपनाया है। जब बिहार में विकास का नीतीश मॉडल ही चलेगा, नीरज ने कहा है कि यही मॉडल बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। ऐसे में इस दिवस के अवसर पर उन महिलाओं के बारे में बताना जरूरी हो जाता है जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़ करके एक मुकाम हासिल किया है। ये कहानी बिहार के जहानाबाद की एक छोटा सा गाँव का है, जहाँ 5 बहनों ने एक छोटे से घर में रह करके समाज के लिए मिसाल बनी है। ये कहानी जहानाबाद की 5 बहनों की है जिन्होंने गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर
करके खुद अपने लिए रास्ते बनाए और आज नारी सशक्तिकरण की मिसाल बनी। सविता, निशा, अनुपमा, आशा और स्वीटी ने गरीबी के जकड़न को तोड़ते हुए अपना मुकाम हासिल किया है। आज घर परिवार और लोगों को इन पर नाज है। जहानाबाद के मिश्र बिघा जैसे छोटे से गांव में 5 बहनों में से सविता बैंक पीओ और निशा इनकम टैक्स अधिकारी बन चुकी है। बड़ी बेटी आभा कुमारी शिक्षिका है। 2 बेटी अनुपमा और स्वीटी सिविल सेवा की तैयारी में जुटी हुई है। इनके पिता महावीर यादव उर्फ हेलखोरी पशुपालक हैं। दूध बेच करके जीविका चलाते थे। इसी में से कुछ पैसे बचा करके बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करते थे। इनकी 6 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन ना तो कभी पिता और ना ही बेटियां विचलित हुई। बेटियों ने अपनी प्रतिभा की जो चमक बिखेरी है उससे घर में खुशहाली आ गई है। जब महावीर यादव की बड़ी बेटी आभा कुमारी शिक्षिका है, दूसरी बेटी सविता कुमारी छपरा में बैंक पीओ के पद पर कार्यरत हैं, तीसरी बेटी निशा दिल्ली में इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, सबसे छोटी बेटी अनुपमा यादव पीजी की डिग्री प्राप्त करके सिविल सेवा की तैयारी में जुटी हुई है। स्वीटी कुमारी भी सिविल सेवा की तैयारी कर रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।